और अगर उस समय लोगों को पता होता कि शिक्षा से ही ज्ञान आएगा और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा वह ही राज करेगा, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। ऐसा उपकरण जो खुद ही भेदभाव करता है, वो लोगों को भेदभाव से कैसे बचाएगा? तो आप देखेंगे कि वही बेटा उस परिवार के लिए खतरनाक हो जाता है कि वह एक राज्य ही पूरे देश के लिए खतरा बन जाएगा। यही असली कारण है कि आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहले से ही अपनी बनी बनाई सोच के साथ देख रहे हैं तो आपको आज फिर से ठेस पहुंचेगी, क्योंकि मैं आज फिर से एक नए कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मेरे इसके पीछे के इरादे सिर्फ इतने हैं कि जब भी आप आरक्षण की बात करें तो आपको एक्चुअल रियलिटी के बारे में पता हो, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक फैक्ट्स के बारे में पता हो। जो भी जानकारी उपलब्ध है मैं आपको कुछ एक्चुअल फैक्ट्स दिखाऊंगा। आरक्षण पर चर्चा करने से पहले कुछ चीजों पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। इससे यह समझना आसान होगा कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। इसमें से 20 करोड़ एससी और 10 करोड़ एसटी है। एससी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.63% है और एसटी की जनसंख्या 8.61% है। वहीं ओबीसी के डेटा को लेकर बहुत ही विवाद है, लेकिन मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी की कुल जनसंख्या 52% है और एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार यह 41% है। इस डेटा से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल जनसंख्या में लगभग 75% पिछड़ी जातियां हैं और बाकी 25% सामान्य जातियां हैं। और अगर हम इस जनसंख्या में आरक्षण की बात करें तो एससी की जनसंख्या 16.63% है और उन्हें 15% आरक्षण मिलता है, और एसटी की बात करें तो उनकी जनसंख्या 8.61% है और उन्हें 7.5% आरक्षण मिलता है, और ओबीसी की जनसंख्या 52% है तो उन्हें 27% आरक्षण मिलता है। तो 75% पिछड़ी जातियों में से लगभग 50% को आरक्षण मिलता है। और हम जल्द ही 10% ईडब्ल्यूएस की बात भी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन। 4 वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद, जिसमें लिखा है कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया। इसमें एक पुरुष की बॉडी के पार्ट के थ्रू सोसाइटी के 4 वर्ण बनाए गए थे। उस पुरुष का जो हेड था वो ब्राह्मण था, जिसमें पंडित, टीचर, स्कॉलर, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। इनका काम था कि सोसाइटी को एजुकेशन दो, और यही लोग इस सोसाइटी के लिए विजन और वैल्यू डिसाइड करते थे। और दूसरे वर्ण में थे क्षत्रिय, जो उसी पुरुष के हाथों से निकले थे। इस वर्ण में वॉरियर और किंग्स आते थे। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तीसरा वर्ण था वैश्य, जो उसी पुरुष की जंगा से निकला था। इसमें सोसाइटी के ट्रेडर्स, फार्मर्स और लैंड ओनर्स आते थे। इनको प्रोडक्टिव क्लास कहा जाता था। इनके काम थे खेती करो, एनिमल का प्रोडक्शन करो और सोसाइटी में प्रॉपर्टीज क्रिएट करो। और चौथा वर्ण था शूद्र कम्युनिटी, जो उसी पुरुष के पांव से निकली थी। इसमें सारे लेबर्स आते थे, जो बाकी सारे क्लासेज को सर्व करने का काम करते थे, और इसी को बोलते थे वर्ण व्यवस्था। और हमारी सोसाइटी ने भी वर्ण व्यवस्था एक तरीका निकाला था कि हम अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं थी। हर आदमी के रोल असाइन थे और वो उसी तरह के काम करता था। और ये जो रोल थे ये बर्थ से असाइन नहीं होते थे, ये लोगों के काम करने के तरीके और उनके स्किल सेट से असाइन होते थे। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा तीर चलाता है तो चाहे वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो क्षत्रिय बन जाएगा, क्योंकि उसकी तीर चलाने की जो स्किल है वो बहुत ही तेज है। और वहीं अगर कोई क्षत्रिय है और पढ़ने में बहुत ही तेज है तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता है। ये काफी फ्लूइड सा मैकेनिज्म था जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन ओवर द टाइम ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के कल्चर में कन्वर्ट कर दिया कि लोगों के स्किल सेट से ज्यादा उनको बाय बर्थ ये रोल असाइन होने लग गए थे। और यहीं से पूरी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इस प्रॉब्लम को जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था और इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा भेदभाव करने का काम करा, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत पर अधिकार करना चाहते थे। तो इसके लिए भारत की सोसाइटी को समझना बहुत ही जरूरी था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत में एक सेंसस करवाएंगे, जिससे उनको इंडियन सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। और 1872 में भारत में पहली बार सेंसस करवाया जाता है, जिसमें कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया गया था। लेकिन कास्ट का डेटा कलेक्ट करना इतना आसान काम नहीं था। जैसे कि एक ब्रिटिशर्स ने बताया कि कोई कास्ट किसी प्रोविजन में ब्राह्मण कंसिडर की जाती है और दूसरे प्रोविजन में उसी कास्ट को
क्षत्रिय कह दिया जाता है। इनफैक्ट उन्हें नॉर्थ भारत में कई सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन कई साल पहले राजपूत हुआ करते थे, जो एक बार फिर से शो करता है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो शुरू से इतनी रीजल नहीं थी, ये एक फ्लूइड सिस्टम हुआ करता था। इनफैक्ट 1911 में जो सेंसस हुआ था उसमें कमिश्नर ने भी लिखा था कि वो सोचते थे कि कास्ट एक फिक्स चीज होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नई कास्ट बनती रहती है और जो पुरानी कास्ट होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने कई सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स और लिटरेचर्स की हेल्प लेना शुरू करी। इसलिए सेंसस में जो प्रॉब्लम आती वो इन्हीं स्कॉलर्स के पास जाकर इसको सोल्व करवाया करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसी कास्ट के लोग भी थे जो खुश नहीं थे कि उन्हें बाकी की कास्ट के साथ क्लब किया जा रहा है, और इसी सेंसस की वजह से कुछ नई कास्ट भी बन जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही कास्ट का ये पूरा गेम शुरू होता है। जो वर्ण व्यवस्था हमारे टेक्स्ट में लिखी थी, जिससे हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने वाले थे, उसको डिस्क्रिमिनेशन करना हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था और छुआछूत जैसी प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने बस इस प्रॉब्लम को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही हो चुका था कि बहुत सी कास्ट के लोगों को एक कुएं का पानी पीना मना था, एक पर्टिकुलर सड़क पर चलना मना था। अगर कोई बड़ी कास्ट का इंसान चारपाई पर बैठा है तो वो जमीन पर बैठते थे। और ये जो चीजें हैं आज भी हमारे गाँवों में और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में खुलेआम चलती हैं। और इन्हीं सारी चीजों को अम्बेडकर जी, गांधी जी और सावरकर जी ने, इन तीनों ने ऑब्जर्व किया और तीनों ने अपने अपने सॉल्यूशंस निकाले। वैसे तो ये तीनों ही लोग अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक बार खुद सोच के देखो कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते इन्हें कास्ट पर इतना काम करने की जरूरत क्यों दिखी? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि ये कास्ट सिस्टम हिंदू सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़ के रख देगी। इसलिए तीनों स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए तो लड़ा ही, लेकिन उसके साथ ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी अपनी अपनी तरफ से उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से गांधी जी ने दलितों को अलग से दी गई वोटिंग प्रणाली के खिलाफ एक साजिश रची थी। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, इसे देखकर आप एक्चुअल रियलिटी को जान सकते हैं। तो चलो पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इन चीजों पर चर्चा करने से पहले हमें खुद को देखना होगा, हम अपने घर में कैसे व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा छोटा है, और अगर हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं? हम छोटे बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और बड़े बच्चे को चलने देते हैं, या हम कहते हैं कि इस घर में समानता लागू होगी, नियम दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों को ही पैदल चलना चाहिए या फिर दोनों को ही गोदी लेना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और वहाँ एक खाली सीट है, तो कौन बैठेगा? जो पहले वहाँ पहुँचे या कोई महिला या बुजुर्ग व्यक्ति? जब हम अपने घर की बात करते हैं तो आप गौर करेंगे कि हम लोगों को कम या ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और यह एक तरह का भेदभाव ही है जिसके कारण समानता आती है। और उसी तरह हमारे संविधान के लिए तो पूरा देश एक परिवार की तरह ही है, और यह उसी तरह काम करता है जैसे हम घर में काम करते हैं। हमें आरक्षण बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं हम दूसरों को बाहरी मानते हैं। जब हम अपने परिवार में ये सब करते हैं तो ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अनकही बातचीत में स्थिरता रहे। अगर हम मानवीय आधार को छोड़कर तार्किक रूप से देखें तो आरक्षण एक मजबूरी है। आप परिवार को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे एक पिता के 5 बेटे हैं, वह 5 में से एक को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है, तो आप देखेंगे कि जो बेटा छूट गया था वह भविष्य में परिवार के खिलाफ होगा, वह अपने भाइयों के ही खिलाफ हो जाएगा, वह बेटा उस परिवार के लिए ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए एक समझदार पिता कभी भी अपने बेटों में भेदभाव नहीं करता है, वह चीजों को बाई कंडीशन टैकल करके चलता है और पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलता है। अगर एक देश में किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभाव और असमानता हो तो वे विद्रोही हो जाते हैं। हमने छत्तीसगढ़ और झारखंड का उदाहरण देखा कि वहाँ के लोग कैसे नक्सली बन गए। रेड कॉरिडोर एरियाज में वहाँ पर व्यापार करने में कई बाधाएं आती हैं। आज की तारीख में नक्सली भारत के लिए एक समस्या बन गए हैं, और केवल भारत में ही नहीं, अगर कोई भी देश अपने एक राज्य को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है तो आप देखेंगे कि वह एक राज्य ही पूरे देश के लिए खतरा बन जाएगा। और यही कारण है कि आरक्षण दिया जाता है। न केवल भारत में ही बल्कि अन्य देशों में भी एक राष्ट्र तभी बनता है जब सभी एक साथ हों, वरना यह एक राज्य ही परमाणु बम से भी बड़ा खतरा बन जाएगा।
और संविधान पूरे देश को एक साथ लेकर चलता है, तभी हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी भी देश की इकोनॉमी में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक कि हर समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेगा। अगर उस समय लोगों को पता होता कि शिक्षा से ही ज्ञान आएगा और जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा वह ही राज करेगा, तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती। और इन सब चीजों को बिना समझे ही लोग आसानी से कह देते हैं कि पिछड़ा वर्ग तो कम सक्षम है। कुछ लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि उच्च वर्ग के तो जीन ही मजबूत होते हैं। आपने सुना होगा कि तुम एससी या एसटी जैसे नहीं दिखते हो, या ये लड़का असली राजपूत है। यह सब बहुत ही आम है, लेकिन यह दिखाता है कि हम क्या सोचते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पिछड़े वर्गों से उनके अवसर छीने गए, इसलिए वे हमारे साथ बराबरी नहीं कर सके। अगर हम अमेरिका की बात, तो महत्वपूर्ण पदों पर गोरे लोग काले लोगों की तुलना में ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि काले लोग कम सक्षम हैं। आप ही देखो कि वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज के अनुसार वे दलित हैं, लेकिन वो महर्षि बने। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, अगर आज की भाषा में कहें तो वे सभी दलित थे। जैसे ही भेदभाव शुरू हुआ, ये लोग पीछे हटने लगे। आप किस जाति में पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आपको कैसा वातावरण मिल रहा है, आपको कौन कौन से अवसर मिल रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माता पिता शिक्षित हैं, उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया है और उसके पास 2-3 ट्यूशन हैं, वह अलग अलग खेल खेल रहा है, उसके पास लैपटॉप है और वह लैपटॉप का उपयोग करना जानता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो किसी टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जा रहा है, उसे लैपटॉप तो छोड़ो, मोबाइल देखा तक नहीं है, लैपटॉप चीज क्या होती है उसे ये तक नहीं पता। तो अब इन दोनों में से नौकरी किसकी लगेगी? पहले वाले की लगेगी, वह सफल होगा और खूब तरक्की करेगा, और फिर यह ही एक चक्र बन जाता है। यही बात उसकी संतानों के साथ भी लागू होगी और फिर उसकी संतानों के साथ लागू होगी। जो सफल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफल होते चले जाएंगे, और जो असफल है उनका परिवार इसी दुष्चक्र में बार बार घूमता रहेगा। और फिर 10-20 लाख में से कोई एक अपवाद होगा, हर कोई उसी का उदाहरण देने लग जाएगा। और आज का ट्रेंड है कि हर कोई बच्चा आरक्षण से परिचित होता है। देखिए, वह SC ST श्रेणी का है, कम अंक होने पर भी उसका चयन हो गया, लेकिन यह बहुत ही गलत है। हमें उन्हें सब कुछ समझाना होगा, वरना वे अपनी इस मानसिकता के कारण समाज से नफरत करने लग जाएंगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि SC और ST कितने पिछड़े हुए हैं। हालांकि उनके पास शिक्षा में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन फिर भी उनके पास उस आरक्षित सीट को पाने के लिए जो न्यूनतम चीजें होती हैं वो ही नहीं है। पिछड़े वर्गों के लिए गांव से बाहर निकलना और वह आरक्षित सीट लेना ही एक बहुत बड़ा काम है। आपने देखा होगा कि SC की सीटें खाली रह जाती हैं। PhD कोर्स में 81 सीटें खाली हैं, IITs में 161 सीटें खाली हैं। 2020 के डेटा के अनुसार SC ST और OBC की 42,000 सीटें खाली थी। स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास उस आरक्षित सीट को पाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। 10 लाख लोग 1000 सीटों के लिए परीक्षा देते हैं, उनमें से 20 या 25 सीटें पिछड़े वर्ग को दे दी जाती हैं। तो जो लोग चयनित नहीं होते हैं वे सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों के सामने चयनित लोगों का अपमान करते हैं। यह बहुत ही सामान्य लगता है, लेकिन किसी समुदाय को समाज से ही काट देना बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन समस्या यह है कि आजादी मिलने के बाद भी हमने छुआछूत जैसी चीजों को नहीं छोड़ा, और आरक्षण ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से भेदभाव खत्म हो सकता है। यह धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन यह काम कर रहा है।